हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द यूएन सीबीडी मीटिंग, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर बायोडाइवर्सिटी, और जो कि रिसेंटली इसका कॉप 15वां मीटिंग हुआ है मॉन्ट्रियल कनाडा में। जो कि आप देख सकते हो, ये मॉन्ट्रियल जो है कनाडा के ईस्ट की तरफ आता है। और इस मीटिंग को और एक नाम से जाना जाता है कि जो कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, जिसके अंडर 4 गोल्स एंड 23 टारगेट्स की कुछ बात चल रही है कि 2030 तक हम ये कंप्लीट करेंगे एक्सेट्रा। बट कन्मिंग भी एक नाम लगाया जा रहा है। कन्मिंग इसलिए लगाया जा रहा है बिकॉज इमीडिएटली इसी साल हम ले सकते हैं, या फिर थोड़ा सा लास्ट ईयर एक कन्मिंग में इसका पार्ट 1 हुआ था। मतलब कॉप 15 के 2 मीटिंग्स कंडक्ट हो चुके, एक चाइना के कन्मिंग रीजन में और एक अभी जो मीटिंग हुआ है मॉन्ट्रियल का मीटिंग। वैसे बायोडाइवर्सिटी की मीटिंग कब होता है, क्या होता है, सीबीडी क्या होता है, वो सब हम आगे देखेंगे। और कुछ ये 30x30 टारगेट्स क्या है, 30 बिलियन फंड्स क्या है एक्सेट्रा, वो सब हम देखने ही वाले आगे सेशन में। बट आज हम समझ लेते हैं कि बेसिक, जिनको नहीं पता है कि सीबीडी क्या होता है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, वो हम पहले डिस्कस करेंगे। सेकंड, इसका थोड़ा बैकग्राउंड चेक करेंगे कि सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट भी कुछ इंपॉर्टेंट है। जो आईची टारगेट्स अभी न्यूज में दिख रहा है उसके रिलेटेड चर्चा की जा रही है, जो फेल हो चुके हैं ऐसा माना जा रहा है। बट वो आए कहां से थे, है ना। तो कार्टेजना, नागोया, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है सीबीडी के अंडर, वो हम डिस्कस करेंगे। देन फिर हम इस 2022 के मीटिंग या कन्मिंग मॉन्ट्रियल जीबीएफ फंड के बारे में या जीबीएफ फ्रेमवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद कॉप 15 जो अदर आउटकम्स है अपार्ट फ्रॉम जीबीएफ मींस ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के अलावा, कन्मिंग बायोडाइवर्सिटी फंड क्या है, सब्सिडी रिलेटेड कुछ इश्यू क्रिएट हुआ है वो हम देखेंगे। 30x30 टारगेट्स क्या है वो भी चेकआउट करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप, कि जिसको सिर्फ 10 इनिशिएटिव को वर्ल्ड में रिस्टोरेशन का कुछ अवार्ड मिला है, उसमें इंडिया भी है। तो वो भी हम देखेंगे कि इंडिया को किस चीज के लिए मिला। सो लेट्स सी विद द फर्स्ट बैकग्राउंड वी विल चेक कि सीबीडी आया कहां से था। तो ऑब्वियसली बात है कि 1987 में जो ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट आया था उसके बेसिस पे जो अर्थ समिट हुआ था 1992 में, उसमें हमने देखा है कि 4 आउटकम से यूएनएफसीसीसी फॉर क्लाइमेट चेंज रिलेटेड मैटर्स, पोल्यूशन रिलेटेड मैटर्स, सीबीडी फॉर बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड मैटर्स, जिसकी इस सेशन में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद यूएनसीसीडी जो डेजर्टिफिकेशन के लिए आता है, और दूसरा लास्ट है कि जो चौथा नंबर पे है एजेंडा 21 फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर यूएनएफसीसीसी का पूरा डिटेल आपको चाहिए तो ऊपर लिंक दिया है, वीडियो का लिंक है, जिसमें पूरा मैंने 1992 से लेके अभी के ग्लासगो या इवन शर्म एल शेख में जो मीटिंग हुआ था उसकी पूरी डिस्कशन किया है, पूरा टाइमलाइन, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस, क्योटो पेरिस क्या होता है। बट आज के हमारे सेशन का पार्ट है सीबीडी, कार्टेजना, नागोया, आईची टारगेट्स एंड मॉन्ट्रियल का जो अभी का मीटिंग है वो हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज दिस सीबीडी एग्जैक्टली। तो बैकग्राउंड हमने देखा कि अर्थ समिट से ये इनिशिएटिव निकल के आता है और इसका सेक्रेटरीट भी मॉन्ट्रियल कनाडा में ही आता है। उसके बाद जो लीगली बाइंडिंग टारगेट ट्रिटी ये रहेगा, ये लीगली बाइंडिंग ट्रिटी है, याद रखना। बट जो यूएस है वो ही ओनली मेंबर है यहाँ पे, जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स में, जो सभी इसके यूनाइटेड नेशन के ऑल मेंबर्स आर द पार्ट ऑफ दिस सीबीडी, बट ओनली यूएस इज द थिंग या यूएस इज द कंट्री की जो इसको रैटिफाइड नहीं किया, जिसने रैटिफाइड नहीं किया सीबीडी को। तो याद रखना ये फैक्ट, यूएस वाला फैक्ट, ओके। जैसे अभी यूएनएफसीसीसी का मीटिंग हर 1 साल को होता है, हर साल हम देखते हैं यूएनएफसीसीसी का मीटिंग होता है क्लाइमेट चेंज रिलेटेड। तो सीबीडी का जो मीटिंग है तो हर 2 साल को होता है। जैसे कि 2018 में मीटिंग हुआ था शर्म एल शेख इजिप्ट में। देन अब 2 साल बाद मीटिंग होने जाती है, बट कोविड सिचुएशंस थे तो इसलिए ऑनलाइन मीटिंग हो जाती है यहाँ पे। फिर 2022 में मीटिंग होना था, बट उसका कुछ इनिशियल एक पार्ट 1 कंडक्ट किया गया था कॉप 15 का, वो है कन्मिंग चाइना में। अब अभी जो मीटिंग हुआ है इसका ही पार्ट 2 है मॉन्ट्रियल कनाडा में, तो कॉप 15 ही कहा जाएगा, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट होगी। तो व्हाट इज दिस कॉप एक्सेट्रा। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, जिसमें पार्टीज मीन्स ऑल कंट्री मेंबर्स जो इस सीबीडी के मेंबर्स हैं, वही इस मीटिंग के डिसीजन मेकर्स होंगे। सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी वही रहेगी कॉप। एंड एम इनका जो भी सेट होगा यहाँ पे, जैसे यूएनएफसीसीसी में हमने डिफरेंट एम देखे, उसी प्रकार से कि सीबीडी के भी एम वही सेट करेंगे कॉप मेंबर्स, और वो डिसीजन लेंगे कि यस और नो व्हाटएवर। और उसके बाद फंड कितना देना है, कितने टाइम के लिए देना है, वो वही डिसाइड किया जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं कि सीबीडी में कुछ इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स है। तो सीबीडी में कौन से इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट आते हैं, तो 2 आते हैं, कार्टेजना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी एंड नागोया प्रोटोकॉल ऑन एपीएस जीएमओ, एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो देखेंगे पहले कार्टेजना प्रोटोकॉल क्या है। तो ये ईयर 2000 में आया था। बायोसेफ्टी, नाम में ही लिखा है बायोसेफ्टी। तो बायोडाइवर्सिटी जो है तो उसकी सेफ्टी देखना है
क्यों दिखना है, कहां से दिखना है, किस लिए दिखना है? तो एक्चुअली हम क्या करते हैं कि लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्रिएट करते हैं, बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी में कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे एक जेनेटिकली मॉडिफाइड हमने क्रॉप क्रिएट किया और वो इंट्रोड्यूस करते हैं अगर हम एनवायरमेंट में, तो उसके निगेटिव इंपैक्ट भी एनवायरमेंट पे हो सकते हैं। तो जो भी हम चीज मॉडिफाई करेंगे विद द यूज ऑफ मॉडर्न बायोटिक, तो उसका वहां के बायोडाइवर्सिटी पे निगेटिव इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए उसकी सेफ्टी हमें एंश्योर करना है। तो इसको कहा जाएगा कार्टेजन, यही डिस्कस किया गया था कार्टेजना प्रोटोकॉल में। यह है सीबीडी का फर्स्ट मेन आउटकम या मेन सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट। सेकंड आता है नागोया प्रोटोकॉल। तो नागोया क्या है? एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग विच अराइज फ्रॉम द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो मतलब क्या है, देखो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के थ्रू या जो भी आप यहां पे बायोडाइवर्सिटी से जनरेट करोगे, तो उसके जो बेनिफिट है वो इक्वली सब में शेयर होने चाहिए। उसके बेनिफिट वो ट्राइबल्स को भी मिलने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, तो यहां आप देख सकते हो कि इस प्रकार से एक अमेरिका के रीजन में रोइबोइस नाम से एक चाय है जो कि बहुत ही फेमस है, मतलब ट्राइबल एरिया में उसको देखा जाए तो एक बहुत ही फेमस चाय है। और इस चाय के इंपॉर्टेंस ये कि इसमें बहुत एनरिच एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जो इम्यूनिटी बूस्ट करता है, हार्ट डिसीजेस को कम कर सकते हैं, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है। तो ज्यादातर ये जो सैन एंड खोई कम्युनिटी है, तो इन्होंने इसके रिलेटेड कुछ मतलब इनोवेशंस बोल सकते हैं, या फिर उन्होंने इस चाय को कुछ मार्केट में लेके आए थे, या बेसिकली इनके कम्युनिटीज के द्वारा ही वो प्रमोट किया गया था। तो ये नेस्ले ने ऑब्जर्व किया, नेस्ले कंपनी ने, आई होप एवरीवन नोज इट। तो उन्होंने उसका एक सर्टिफिकेशन लिया, पेटेंट लिया, और उसको फिर मार्केट में बेचना वगैरह स्टार्ट कर दिया, उसमें कुछ नॉर्मल चेंजेस करके, मॉडिफिकेशंस करके। और फिर एक्सपेक्टेड है कि देखो इनको तो इनका बेनिफिट मिलना चाहिए, बिकॉज प्रोटोकॉल इज देयर। नागोया प्रोटोकॉल के अंडर क्या क्या है? एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। तो इससे जो बेनिफिट मिलेगा, जो कम्युनिटीज ट्रेडिशनल नॉलेज ये होल्डर्स जो है जो लेके आए थे, उनको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए था। बट यहां पे देखा जाए तो पेमेंट ऑफ जस्ट सम 12 मिलियंस के आसपास ही हुआ था सैन एंड खोई पीपल को ऑफ साउथ अफ्रीका। बट और भी आना जरूरी था, इस ट्रेडिशनल नॉलेज होल्डर्स को इनका बेनिफिट्स मिलने जरूरी थे। तो कुछ एनजीओस के वगैरह इंटरवेंशन से ये सब बेनिफिट इनको मिल गए, चलो अच्छी बात है, ठीक है। बट इसी आने वाले हमारी जो ये मीटिंग है, सीबीडी की जो मीटिंग है, तो इसमें देखा जा रहा है कि फिर इस चर्चा पे बात हो। तो यही तो सीबीडी का रोल है कि सीबीडी इस चीज को इंश्योर करता है। तो इसलिए हमें सीबीडी के आने वाले मीटिंग में, मतलब यही जो अभी मीटिंग हुआ है, तो उसमें एक मेन चर्चा का विषय रहने वाला है यही कि कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी में ऐसे ही जेनेटिक मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिजम्स है, तो उस पे या एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग, जो इस प्रकार के फॉरेस्ट से जो भी जनरेट होगा, तो उसका उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। सो लेट्स सी। तो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड व्हाट इज एबीएसजीएमओ, एंड इसमें डीएसआई नाम से डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन ऑन जेनेटिक रिसोर्स एक कंसेप्ट निकल के आती है। तो वो भी डीएसआई नाम से याद रखना, सेम इट इज रिलेटेड टू एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। उसके बाद देखो अब ये फ्रेमवर्क इसलिए इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज ये इसका इतना ही इंपॉर्टेंस है जितना पेरिस एग्रीमेंट का इंपॉर्टेंस है। सेकंड है कि जो इसके पहले हमने देखा आईची टारगेट्स, जो 20 टारगेट्स आते हैं, जो नागोया के मीटिंग में ही आईची टारगेट्स कुछ रखे गए थे, आईची 20 टारगेट्स उनको कहा जाता है, जो ऑब्वियसली बात है कि बायोडाइवर्सिटी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो सभी टारगेट देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बट इसके अभी हालत अच्छी नहीं है, मतलब ये टारगेट्स कहीं ना कहीं हम मीट करने में सक्सेसफुल नहीं रहे। तो इसलिए इस मीटिंग में वो एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है, एंड होप फॉर रियल प्रोग्रेस। इसके बाद में आगे क्या रियल प्रोग्रेस होगा फॉर बायोडाइवर्सिटी फंड्स एक्सेट्रा, वो देखा जाएगा। इवन इंडिया का भी इसमें बड़ा रोल है कि इंडिया ने भी पुश किया है फॉर न्यू फंड टू रिवर्स द बायोडाइवर्सिटी। तो देखते हैं फिर इंडिया का भी रोल आ जाता है। तो पढ़ते आगे, फिर फर्स्ट एक होगा कि इसमें जीबीएफ मतलब ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो निकल के आता है सीबीडी में, तो वो रिप्लेस करेगा अब आईची टारगेट को। जो आईची 20 टारगेट्स थे, अब मॉन्ट्रियल के अंडर जो अभी मीटिंग हुआ है, तो उसके अंडर अभी कितने टारगेट्स है? टोटल 22 टारगेट्स सॉरी, एंड 4 गोल्स, जो कि प्रपोज है फॉर 2030 तक हमें ये पूरे लेके आना है या रखना है या उसको कंप्लीट भी करना है। एंड स्टेपिंग स्टोन टू द 2050 गोल ऑफ लिविंग हार्मोनी विद नेचर। तो नेचर के साथ हार्मोनी के साथ रहना है 2050 तक, ऐसा ही गोल रखा है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट 22 टारगेट्स एंड 4 गोल्स। देन आफ्टर दैट जीबीएफ टारगेट्स रिड्यूसिंग द पोल्यूशन। तो ऐसे टारगेट्स यहां पे बनाए जाएंगे कि जो पोल्यूशन रिड्यूस करे, पेस्टिसाइड सब्सिडीज, हार्मफुल नेचर जो है इन्वेजिव स्पीसीज पे कंट्रोल करे, वही रहेगा। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इस मीटिंग में देयर हैव बीन अ कॉल्स फॉर द सीबीडीआर।
तो इसमें सीबीडीआर का भी इंक्लूजन करने की बात चल रही है। तो सीबीडीआर क्या है? कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जैसे डेवलप कंट्रीज का रोल ज्यादा रहेगा डेवलपिंग कंट्रीज के कंपैरिजन में। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम भी ये कवर किया था कि जो यूएनएफसीसीसी का हमारा मीटिंग के रिलेटेड एक वीडियो जो था, उसमें आप जाके चेक कर सकते हो कि जिसमें हमने डिस्कस किया कि हिस्टोरिकल जो बिगेस्ट पोल्यूटर है डेवलप कंट्रीज उनको कहा जाएगा, तो वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, उनको फंडिंग देना होगा, उनको टारगेट्स बाइंडिंग होंगे, जबकि डेवलपिंग नेशंस को उतने ज्यादा बाइंडिंग टारगेट्स नहीं होंगे, बिकॉज हमने जस्ट अभी से पोल्यूशन बोलो या बायोडाइवर्सिटी को इम्पैक्ट है तो जस्ट स्टार्ट किया है। तो यहां पे भी सीबीडीआर कंसेप्ट लेके आए, ये भी यहाँ पे डिमांड चल रही है। फिर आते हैं फंड्स, जो कि फंड यूजुअली कहां से आता है सीबीडी के लिए, या ये जो भी चीजें की जाती है सीबीडी के अंडर, तो मेन तो फंड प्रोवाइडर अभी तक जो था वो जीएफ है, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। बट जो अभी कन्मिंग मीटिंग हुआ था, मैंने जैसे बताया लास्ट ईयर, तो कन्मिंग मीटिंग में चाइना में, जो अभी देख ही लेते हैं कि कन्मिंग कहां पे है, बराबर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में रहेगा कि सर कन्मिंग आता कहां पे, तो ये देखो चाइना में इधर साउथ की तरफ दिख रहा है। ओके, ये कन्मिंग में जो मीटिंग हुआ था, तो चाइना वहां पे बोल रहा था कि प्लीज करते हैं कि इंजेक्ट यूएस डॉलर $233 मिलियन इनटू द न्यू फंड टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो डेवलपिंग कंट्रीज में जो बायोडाइवर्सिटी ज्यादा डिस्ट्रॉय होती है, तो वहां पे हम क्या करेंगे कि 200 मिलियन तक यूएस डॉलर तक हम पेनिट्रेट करेंगे, ड्रॉप इन द बकेट, ऐसे भी इस फंड को जाना जा रहा है। बट रिच कंट्रीज क्या बोल रहे हैं कि ऑलरेडी जीएफ है, तो फिर क्यों इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं अननेसेसरी, आप अलग से कन्मिंग बायोडाइवर्सिटी फंड क्यों निकाल के ला रहे हो? ठीक है, तो जरूरत नहीं, उसकी जीएफ है फंड, तो वही चलाओ। तो यही डिस्कशन इस मीटिंग में भी चला। आफ्टर दैट अब द मेन इंपॉर्टेंट $30 बिलियन पर ईयर बाय 2030 फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर लेके आना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट रहेगा यहाँ पे, कि डेवलप कंट्रीज क्या करेंगे कि डेवलपिंग कंट्रीज में एटलीस्ट $20 बिलियन बाय 2025 जनरेट करेंगे एवरी ईयर के लिए, $20 बिलियन बाय 2025। और फिर इसको बढ़ा बढ़ा के फिर क्या करेंगे, 2030 तक $30 बिलियन पर ईयर ऐसा कुछ कंजर्वेशन के लिए लेके आने वाले हैं। तो मुझे लगता है 30-30 ऐसे याद रखो, वो भी काफी रहेगा। तो देन ऑल्सो इट क्रिएट्स अ ट्रस्ट फंड नाम से विद इन एन एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल मैकेनिज्म, तो एक ट्रस्ट फंड नाम से भी एक जीएफ के अंडर क्रिएट किया जाएगा, जो कि अदर बेनिफिट्स के लिए भी यहाँ पे यूज किया जाएगा या अदर कंजर्वेशन मेथड्स के लिए यूज किया जाएगा। फिर उसके बाद एक सब्सिडी वाला इशू भी चल रहा है, सब्सिडी एलिमिनेशन की बात चल रही है, कि जो यहाँ पे जिससे बायोडाइवर्सिटी खराब हो सकती है, या फिर एग्रीकल्चर में हम कुछ सब्सिडीज देते हैं फर्टिलाइजर्स के लिए, तो उससे निगेटिव इंपैक्ट होते हैं एनवायरमेंट पे। फिशरी करता है तो शिप्स होती है, मॉडर्नाइज शिप होती है, उनसे भी इंपैक्ट होते हैं, तो उस रीजन में सब्सिडी देना बंद कर दो, या फिर एटलीस्ट कम कर दो, कि $500 बिलियन तक कम करना है। इस मीटिंग में ये चर्चा चल रही थी कि बाय एटलीस्ट $500 बिलियन तक हमें क्या करना है, एनुअली इसको कम करना है। मतलब लगभग जस्ट इमेजिन कि 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़, तो वो आंकड़ा बहुत आगे के आगे निकल जाता है। तो अब इंडिया बोलता है कि भाई ये तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इंडिया में जो एग्रीकल्चर में अगर आप बोलोगे कि सब्सिडी वगैरह देना बंद कर दो, तो ये चलेगा नहीं, बिकॉज इंडिया का मैक्सिमम पॉपुलेशन किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे, एंड मेजोरिटी ऑफ रूरल पॉपुलेशन हमारा है, तो इसलिए उनकी डिपेंडेंसी वहां पे ज्यादा है। और इंडिया की जो फूड सिक्योरिटी वो पहले ही धोखे में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा 107 नंबर है, तो इसलिए हमें फूड सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे फंडिंग देना या सब्सिडी देना जरूरी है। तो इसलिए इंडिया इसके अगेंस्ट है, देखा जाएगा फिर आगे क्या होता है। उसके बाद 30/30 टारगेट्स कुछ निकल के आते हैं, कि जिसमें 30% लैंड एंड वाटर हमें क्या करना है, कंजर्व करना है बाय 2030 तक। ठीक है, देन आफ्टर दैट गोल टू हाफ द यूज ऑफ केमिकल एंड इन एग्रीकल्चर एंड स्टॉप द क्रिएटिंग प्लास्टिक वेस्ट ऑल्सो। तो केमिकल्स वगैरह जो यूज कर रहे हैं तो उसको 50% तक कम करवा के दिखाओ। देन प्लास्टिक जो पोल्यूशन चल रहा है वो भी कम करो। देन इंडिजिनियस राइट्स, अभी ये 30% लैंड एंड वाटर आप कंजर्व करने जाओगे, पर्टिकुलर एक आधे एरिया आप कंजर्वेशन के अंडर लिख के आ रहे हो, बट मेक श्योर दैट कि वहां के लोगों के राइट्स खराब ना हो, तो वहां से लोगों को डिस्प्लेस करा रहे हो और वहां पे प्रोटेक्शन चल रहा है, वो नहीं होना चाहिए। तो उनके राइट रिमेंड होने चाहिए, उनके जो राइट्स है वो कायम रहे, वो भी ध्यान रखा जाएगा। तो बेसिकली हमने क्या देखा, सीबीडी का बैकग्राउंड देखा, सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स देखे, कार्टेजना एंड नागोया प्रोटोकॉल, देन कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क देखा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाते हैं कि जिसमें हम देखने वाले वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फ्लैगशिप। तो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फ्लैगशिप क्या है, तो ये यही सीबीडी के मीटिंग में, जैसे कि इस साल बायोडाइवर्सिटी के लिए एक डिकेड चल रहा है 21 to 30। कौन सा डिकेड है, यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। रिस्टोर करना है, जो खराब हो चुके दिख रहे हैं आप
इमेज में, तो उसको हमें क्या करना है, रिस्टोर करना है, अच्छा है ना, उसको फुलाना है, वॉट एवर इट मे बी, राइट। तो ये जो यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है, तो इसके अंडर इन्होंने एक अवार्ड वगैरह लेके आ गए, जो यूएनईपी एंड एफएओ के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसको कहा जाता है फ्लैगशिप कुछ अवार्ड है, यूनाइटेड नेशन, यस, अबाउट सीबीडी के अंडर ही रहेगा, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन फ्लैगशिप, जो सिर्फ टॉप 10 वर्ल्ड के रिस्टोरेशन फ्लैगशिप को दिया गया। जो इनिशिएटिव किसका, याद रखना, यूएनईपी एंड एफएओ का। तो अब इसमें इस 10 में से अब इंडिया का एक प्रोजेक्ट आता है, वो है नमामि गंगा प्रोजेक्ट। तो ये 10 में से वर्ल्ड के 10 फ्लैगशिप जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें इकोसिस्टम जो खराब हो गए थे उसको फिर से हम रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं विद द डिफरेंट एफर्ट्स। उसमें आएगा नमामि गंगा प्रोजेक्ट। ऑब्वियसली बात है कि नमामि गंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, और इसमें गंगा जो मैली हो गए थे हमने बहुत अच्छे लेवल तक उसको, यस, पोल्यूशन कम करने की कोशिश की है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप का जो अवार्ड मिला है, और इवन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन हमने हाईलाइट करके 21 टू 2030 तक इसको हम कोशिश करें। अब इसका बेनिफिट क्या है, अब चलो ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के अंडर हम आ भी गए, तो इसका बेनिफिट ये है कि जिसमें हमें रिस्टोरेशन फ्लैगशिप आर एलिजिबल टू रिसीव यूएन पैक्ट प्रमोशन, एडवाइस एंड फंडिंग वगैरह मिल जाएगी। अब इस वजह से क्या मिलेगा, अभी जो कम पर डे फंडिंग हमें जो वर्ल्ड बैंक से पहले मिल भी रही थी, थोड़ी बहुत मदद गंगा को क्लीन करने के लिए नमामि गंगा के अंडर, बट और भी फंडिंग अभी मिलते रहेगी, जिससे हम और अच्छे से कंजर्वेशन कर सकते हैं। अब रही बात इस सीबीडी के मीटिंग में ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फैसिलिटी, जिसमें 22 टारगेट्स एंड 4 गोल्स है, इसके अंडर अभी ये जो सब चीजें निकल के आती 30/30 एक्सेट्रा, इसमें इंडिया का क्या स्टैंड है। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी मस्ट ऑल्सो बी बेस्ड ऑन सीबीडीआर। तो ये तो पहले हम हमेशा प्रमोट करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हमेशा प्रमोट करते हैं कि सीबीडीआर रखो, कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। देन गोल्स एंड टारगेट्स जो सेट किए हैं वो एक्सपोनेंशियल ना हो या फिर ब्लाइंड टारगेट्स ना हो, साइंटिफिक टारगेट होने चाहिए, कि कुछ भी आप एनीथिंग हम ब्लाइंडली अगर फॉलो करते तो फिर वो टारगेट्स अचीव नहीं होते, जैसे बहुत बार पेरिस में हमने देखा है, आईएनडीसी के टारगेट्स देखे। तो उस प्रकार से इसमें एम्बिशियस बट ऑल्सो रियलिस्टिक होने चाहिए, प्रैक्टिकल होने चाहिए, ये इंडिया का कहना है। उसके बाद जीबीएफ मस्ट रिकॉग्नाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग। तो इसमें हमें टारगेट बहुत बाइंडिंग मत करो, जैसे सब्सिडी वाला फैक्टर हमने देखा कि वो बोलता रहे कि 500 बिलियन तक 2030 तक कम कराओ, या एवरी ईयर आप सब्सिडी जो है तो वो कम करके दिखाओ, हर मतलब ओवरऑल वर्ल्ड को कहा जा रहा है। तो ये कैसे होगा, ये फिर वही है कि बात हो गई कि फिर जो पुअर नेशन है या डेवलपिंग नेशन है उनके लिए टारगेट्स कुछ अलग है, उनके लिए प्रायोरिटीज कुछ अलग है, उनके हंगर इश्यूज है या अदर कुछ इश्यूज है, तो पॉवर्टी इरेडिकेशन करना है, उनको भी डेवलपमेंट करनी है। तो बेसिकली हमारे लिए वो ना हो, तो ये चीज आप कंसिडर करो। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज टुवर्ड पॉवर्टी इरेडिकेशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो ज्यादा है, तो ये चीज आप रिकॉग्नाइज करो। तो ये इंडिया का कहना है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो आई होप एवरीवन अंडरस्टूड कि जो सीबीडी का हमने बैकग्राउंड चेक किया, सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स देखे, देन आफ्टर दैट कॉप 15 में क्या क्या निकल के आया, जीबीएफ आईची टारगेट्स को भी रिप्लेस कौन करेगा, जीबीएफ करेगा, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, कमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड, सब्सिडी इश्यूज हमने देखे, 30/30 टारगेट क्या है, एंड इस बार नमामि गंगा प्रोजेक्ट को जो मिला है वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप वो वाला देखा है। इसके बाद अब मीटिंग होने जा रहा है 2024 में होगा, इसके बाद 2 साल बाद होगा तुर्की में, तो इस चीज को भी ध्यान में रखो, तब हम इसका बाद में कवरेज देखेंगे। और नेक्स्ट आता है कि आप बाकी भी वीडियोस देखो, अगर आपने मिस किए हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो। यूनिवर्सिटी का भी एक हमने वीडियो लिया था जिसमें पूरा डिटेल कवरेज लिया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है, अगर आपने वो मिस किया तो डेफिनेटली देख लो। बाकी स्पेशल क्लासेस आप देख सकते हो अनअकैडमी के ऐप पे जाके आप फॉलो कर सकते हो, देन यू कैन वॉच ऑल द लेक्चर्स। ओके, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस सेशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो वी विल कम अप विथ अनदर वीडियो नेक्स्ट टॉपिक।